वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ वाला जो हमारा चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है उसके एमसीक्यूज है ना। तो एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो ये वाला चैप्टर जो है इसका वन शॉट रिविजन हम ऑलरेडी कल कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप तक वीडियो जो है वो बढ़िया से पहुंच चुका है, आपने देख लिया है, समझ लिया है, साथ ही साथ में आपने उसके नोट्स भी बना लिए। ठीक, अब ये जो वाला चैप्टर था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इसमें खास चीजें जो है वो हमने पढ़ी थी कि अर्थ के जो मेजर डोमेन्स है वो कौन कौन से हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर अर्थ जो है वो सस्टेन कर रहा है या रह पा रहा है या एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। फिर लिथोस्फीयर के अंदर हमने कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन देखे थे, हाइड्रोस्फीयर में हमने ओशंस की बात की थी, और एटमॉस्फेयर में हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर की बात की थी। ठीक, फिर लास्ट में हम जो है वो छोटा सा बायोस्फीयर के बारे में हमने समझा था कि ये सब जहां पर इकट्ठे होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और अपना हाइड्रोस्फीयर, वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है और उसी को क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक, तो कुल मिला के ये हमारा पूरा चैप्टर था। अब इसी के अगर हम एमसीक्यू सॉल्व करें तो काफी अच्छे एमसीक्यूज हैं। अगर आपको किन्हीं भी टॉपिक्स के बीच में डाउट भी अगर होगा तो वो इन एमसीक्यूज के साथ में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं पहले एमसीक्यू के साथ में, जिसमें कहा जा रहा है ओशन बेसिन्स कम अंडर। सबसे बड़ा डाउट बच्चों को रहता है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ओशन बेसिन को अपने को घर के बेसिन से समझना है। मैंने आपको बताया था कि अपना जो स्टैंड होता है जिसके ऊपर अपन रोटी वगैरह बनाते हैं, तो वो स्टैंड कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में बीच में या फिर कोने पे हम क्या करते हैं, एक बेसिन बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह डिश वॉश करते हैं, बर्तन साफ करते हैं। ठीक, अब ये क्या है, ये भी स्टैंड ही है, और ये वाली जगह जो है नीचे की ये भी सॉलिड सरफेस ही है ना। अब इसी बेसिन को अगर हम क्या करें, उसका जो छेद होता है उसको बंद कर दें और इसमें पानी भर दें, तो ऊपर ऊपर तक हमको क्या दिखेगा, पानी दिखेगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो यही पूरा अर्थ है, जो हमारे कॉन्टिनेंट है ना वो हमारा पूरा स्टैंड है ना। और जो ओशंस हैं वो हमको ऐसे पानी वाले दिखते हैं, लेकिन पानी को ठहरने के लिए भी तो नीचे जमीन चाहिए, है ना। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, हिस्सा पानी नहीं, नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, ओशन बेसिन कहलाता है, जो कि ओशन के पानी को समा के रखता है। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर में पूरे अर्थ का जितना भी सॉलिड पोर्शन है ना वो सब लिथोस्फीयर में आता है। तो सॉलिड पोर्शन में जाहिर सी बात है कॉन्टिनेंट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये जो ओशन बेसिन है ये भी आएंगे ना, क्योंकि भले ये गड्ढे हैं लेकिन है तो सॉलिड सरफेस ही ना। आप रोड पे चल रहे हो और बीच में एक बड़ा सा गड्ढा है। ठीक, अब उस गड्ढे में अगर पानी भर जाए तो आप उस गड्ढे के पानी को हाइड्रोस्फीयर बोल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नीचे जो है जमीन जो है वो तो लिथोस्फीयर ही कहलाएगी, ऊपर भले से पानी भर गया है ना। तो ये जो पानी होता है ना ये ओशन कहलाता है, और ये जो ओशन है ये हाइड्रोस्फीयर में आता है ना। लेकिन ये जो नीचे का बेसिन है, यानी कि जो ओशन के नीचे की जो जमीन है, ये क्या कहलाती है, ये ओशियन बेसिन कहलाती है। क्या कहलाती है, ओशन बेसिन कहलाती है। और ये जो है ये किस में आती है, लिथोस्फीयर में आती है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना दोनों चीजों में, है ना। मैंने आपको कंसेप्ट के साथ साथ में एग्जाम्पल दे के भी अच्छे से चीज को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि आखिर जो है वो हमारा आंसर कैसे निकाला जाएगा और किस तरीके से हम ओशन बेसिन को लिथोस्फीयर में मानते हैं। तो किस में आएंगे भैया, ओशन बेसिन जो है वो हमारे आएंगे लिथोस्फीयर में, है ना। तो जैसे अब ये चीजें क्या है, बच्चों को आप लोगों को डाउट में रह जाती है कि नहीं, है ना। हमको डाउट में रह जाती है, फिर हम इसी को हाइड्रोस्फीयर समझते थे, फिर कहते हैं ओशन को तो हाइड्रोस्फीयर बोल रहे हैं, ओशन बेसिन कैसे लिथोस्फीयर होगा। गुस्सा करते रहते हैं हम हमारे चैप्टर के ऊपर, पर ऐसा है नहीं, बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आंसर क्या हो जाएगा, लिथोस्फीयर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कह रहा है द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज, अर्थ पे जो सबसे ऊंची चोटी है, सॉरी, ऊंचाई पे जो चोटी है वो कौन सी है। ठीक, तो देखो बहुत सारी चोटियां हैं अर्थ के सरफेस पे, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स हमको अर्थ के सरफेस पे मिलते हैं। उनकी हाइट जो है वो मीन सी लेवल से नापी जाती है, ये सी है। ठीक है, ओशन का जो पानी होता है वो क्या कहलाता है, सी लेवल कहलाता है। और यहाँ से जो है वो हमारी क्या रहती है, जमीन भी रहती
है ना। तो अभी सी लेवल से जो भी चीज की जितनी ऊंचाई होगी यहाँ से हम मानते हैं, मतलब इसके इसके नीचे हालांकि बेसिन है लेकिन उसको नहीं देखते हम, क्योंकि वो तो कितना ही गहरा हो सकता है, हमको पता नहीं है कि कौन सा ओशन बेसिन कितना गहरा है, हम वो गहराई निकाल भी नहीं सकते प्रैक्टिकली, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है वो, है ना। तो हम क्या मानते हैं भैया, हमको सी लेवल तो दिख रहा है और सी लेवल ऑलमोस्ट सब जगह एक जैसा ही है, ठीक। तो हम क्या मानते हैं, सी लेवल से अगर हम इसकी ऊंचाई माने तो कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो ऐसी चोटी है जिसकी ऊंचाई मीन सी लेवल से 8,848 मीटर है ना। ये सबसे लंबी चोटी है सी लेवल से अगर देखा जाए तो ये हाईएस्ट पीक दैट इज एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ है। कौन सा है भैया, माउंट एवरेस्ट। अब ऐसे बहुत सारे दूसरी भी चोटियां हैं जो कि काफी बड़ी बड़ी हैं, है ना, काफी बड़ी बड़ी है, लेकिन 8,848 मीटर जितनी ऊंचाई पे, उससे ज्यादा जो है वो कोई भी नहीं है, ठीक, समझे। तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेस्ट, या फिर कहा जाए तो माउंट एवरेस्ट भी ऑप्शन में दे सकते हैं, वो तो कंफ्यूज नहीं होना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अमंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इनमें से कौन सा एटमॉस्फेयर की लेयर्स में नहीं आता है। तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स को फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हम रहते हैं, है ना। सारा काम जो है वो हमारा होता है, जो एयर है हमारी वो क्या कहलाती है, ट्रोपोस्फेयर। उसके ऊपर क्या आती है, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। उसके ऊपर क्या आती है, मिजोस्फेयर, ठीक है। उसके ऊपर क्या आती है, सबसे ऊपर कौन सी आती है, एग्जोस्फेयर, ठीक। तो ये क्या, थर्मोस्फेयर के ऊपर क्या आती है, एग्जोस्फेयर। तो अब ये क्या हो गई, ये 5 लेयर हमारी होगी। कौन कौन सी होगी, ट्रोपोस्फेयर भी होगी, थर्मोस्फेयर भी दिख रहा है, ये मिजोस्फेयर भी। हाइड्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है। हाइड्रोस्फेयर जो है वो तो क्या है, हम तो जो डोमेन है उसको हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं ना, जिसमें पानी एग्जिस्ट करता है, ओशन, रिवर, लेक, सब कुछ। तो हाइड्रोस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं आएगा। एटमॉस्फेयर में तो जो मैंने 5 लेयर्स का नाम लिया वो आएगा, ठीक। हाइड्रोस्फेयर जो है वो तो डोमेन हो जाएगा अर्थ का। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड, एशिया और यूरोप का कंबाइंड लैंडमास जो है वो क्या कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था वर्ल्ड मैप को जल्दी से दिमाग में लेके आओ। वर्ल्ड मैप को जब हम दिमाग में लेके आते हैं और उसमें हम एशिया वाला हिस्सा देखते हैं और उसी के जस्ट पास में यूरोप भी है, और एशिया और यूरोप जो है वो यूरल माउंटेन रेंजेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर यूरोप और एशिया को साथ में हमको कोई नाम देना है तो हम क्या देते हैं उसको, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। कहीं दिख रहा है क्या, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, लास्ट ऑप्शन, है ना। तो यूरेशिया जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पे अगर हम आ जाते हैं तो क्या कह रहा है, व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, तो बायोस्फीयर की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं फट से। बायोस्फीयर क्या होता है, इट इज अ नैरो जोन ऑन अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट, है ना। तो कौन सा जोन है, नैरो जोन है। तो नैरो जोन, ब्रॉड जोन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, तो ए, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, ए। ऑन विच प्लैनेट इज लाइफ फाउंड, इनमें से कौन सा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पाई जाती है। तो हमने जब चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं वहीं पे आपको दिया जाता है दैट अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज फाउंड और लाइफ एग्जिस्ट, है ना। तो अर्थ जो है वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पर जमीन के साथ साथ में पानी के साथ साथ में हवा एक साथ एग्जिस्ट करती है, और ये तीनों लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे पाए जाते हैं और बायोस्फीयर बनाते हैं। बाकी ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है जहां पर हमको बायोस्फीयर बनता हुआ दिखे, ठीक। तो यहाँ पे वीनस, मर्क्यूरी, मार्स और अर्थ, तो जाहिर सी बात है अर्थ जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे, आंसर जो है हो जाएगा डी। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सी गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो O2, CO2, N2 या H2। CO2, देखो CO2 के बेनिफिट्स है, हमने क्या बोला था, CO2 बहुत अच्छी गैस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। वो क्या करती है कि अर्थ की ज़मीन में से जितनी भी गर्मी होती है वो उसको ट्रैप कर लेती है। लेकिन 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 वहाँ एक शर्त है कि CO2 जो है वो कम अमाउंट में अर्थ पे रहे तो चलेगा, लेकिन अगर CO2 बहुत ज़्यादा अमाउंट में अर्थ पे हो जाती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगी, तो फिर हवा में हीट ही हीट हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में हीट ही हीट हो जाएगी। अब धरती से हीट ली और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कर ली तो क्या बड़ा करा, और उल्टा काम हो गया ना ये तो ऐसे में क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो फिर ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, आइस शीट पिघलने लगती है, पहाड़ों से नदियाँ जो है वो बहुत तेज़ी से बहने लगती है, नीचे आती है, बाढ़ आती है, सुनामी आती है, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है ना। तो CO2 जो है वो हार्मफुल, ऐसे तो बहुत अच्छी है अर्थ के लिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में होनी चाहिए। अगर ज़्यादा अमाउंट में होती है तो फिर वो हार्मफुल है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग को लीड करती है वो, है ना। कैसे लीड करती है, मैंने आपको शॉर्ट स्टोरी में अभी समझा दिया है। तो CO2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा।
विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया, अभी जस्ट बताया था मैंने, अभी जस्ट बताया था कि यूरोप और एशिया, इधर एशिया है ना, और इधर यूरोप है, ठीक है, और इसके बीच में जो है वो क्या है, यूरल माउंटेन रेंजेस। ठीक, कौन सी है, यूरल माउंटेन रेंजेस। तो दिख रहा है हिमालयाज, एंड्स, यूरल और एल्प्स, तो यूरल ये रहा। अच्छा, एंड्स कहाँ पे पाया जाता है, ये जरा कमेंट सेक्शन में आप बताओ, कहाँ पे पाया जाता है, कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, और उस कॉन्टिनेंट की कौन सी डायरेक्शन तक एंड्स रेंजेस जाती है। मैंने बताया आपको, मना नहीं कर सकते आप, जब मैंने कॉन्टिनेंट पढ़ाया है इस चैप्टर में तो उसमें हमने पढ़ा है। हिंट दे देती हूँ, चलो, ए से उस कॉन्टिनेंट का नाम है ना। अब आगे जो है वो आपको बताना है, बताना पड़ेगा यार, देखो इतना सारा मैं बता रही हूँ तो फिर थोड़ा बहुत तो टेस्ट आपका भी बनता है। ठीक, तो कमेंट में मेरे को दिखना चाहिए भाई कि एंड्स जो है ये कहाँ पे पाया जाता है। बाकी अभी इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यूरल्स, या फिर यूरल माउंटेन रेंजेस भी वो कई बार दे देते हैं, बट नाम अपने को ध्यान में रखना है। द फर्स्ट वुमेन क्लाइंबर ऑन द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज, सबसे पहली वुमेन क्लाइंबर जो कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंची थी, इंडियन नहीं बोला है। अगर यहाँ पे इंडियन, फर्स्ट इंडियन वुमेन बोलते तो हम क्या नाम लिखते ये आपको बताना है। बाकी अभी यहाँ पे फर्स्ट वुमेन बोला है, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंची थी वो कौन थी, जुंको जुंको तेबई। ठीक है, कौन थी, जुंको तेबई। अच्छा, इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाए तो फिर आपको नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, तो ये दो आपके होमवर्क है। ठीक, कमेंट सेक्शन में को दिखना चाहिए कि फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन कौन थी जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंची थी, साथ ही साथ में ये जो एंड्स रेंजेस हैं ये कौन से कॉन्टिनेंट में है और कौन सी डायरेक्शन तक जाती है। ठीक, द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू, इनमें से कौन से कॉन्टिनेंट से आर्कटिक सर्कल जाता है, तो आर्कटिक सर्कल को हम इमेजिन करते हैं, आर्कटिक सर्कल किधर आता है, ऊपर, सबसे ऊपर, है ना, सबसे ऊपर हमको आर्कटिक सर्कल दिखेगा। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट जो है वो सबसे ऊपर हमको दिखते हैं, तो एशिया भी दिखता है, यूरोप भी दिखता है और नॉर्थ अमेरिका भी दिखता है, और उसकी जो ऊपर की बाउंड्री है वो ऑलमोस्ट सेम है ना। तो अगर जाएगा तो तीनों से जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो तीनों से नहीं जाएगा, ये जाहिर सी बात है। वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा अगर हम इमेजिन करते हैं तो तीनों जो है वो हमको दिख रहे हैं ऑप्शन में, और लास्ट में ऑल ऑफ दीज भी दिख रहा है, तो ऑल ऑफ दीज जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशन, इनमें से कौन सा ओशन नहीं है, तो ओशन कौन कौन से थे, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, सदर्न ओशन, है ना, ये 5 ओशन हमने पढ़े थे। ठीक, अब यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं, इंडियन दिख रहा है, पैसिफिक दिख रहा है, एंटार्कटिक तो कुछ और है, क्या है एंटार्कटिक, एंटार्क्टिका है ना, अपना कॉन्टिनेंट है वो, तो एंटार्क्टिक कोई वो कुछ थोड़े होता है, एंटार्क्टिक सर्कल जरूर होता है ना, जैसे ऊपर आर्कटिक सर्कल है ऐसे नीचे एंटार्क्टिक सर्कल है, बाकी एंटार्क्टिक कोई ओशन नहीं है ना। एटलांटिक जरूर ओशन है, तो आंसर जो है वो नॉट ओशन पूछा है तो हम सी टिक कर देंगे। A narrow strip of land joining two land masses is called, ऐसी narrow strip of land जो कि दो लैंड मासेस को ज्वाइन करती है वो क्या कहलाती है। मैंने आपको बताया है कि नॉर्थ अमेरिका था इधर और नीचे साउथ अमेरिका था, तो नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका जो है वो जुड़ते हुए एक पतली सी पट्टी थी, मैप पे वो हमको पतली दिख रही है, बाकी रियल में वो अच्छी खासी है वो पट्टी, है ना। तो वो पट्टी क्या कर रही है, दो लैंड मास को जोड़ रही है, तो जो दो लैंड मास को पट्टी जोड़ती है जो खुद भी एक लैंड मास ही होती है वो क्या कहलाती है, इस्थमस कहलाती है। क्या कहलाती है, इस्थमस कहलाती है। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली पट्टी को हम इस्थमस ऑफ पनामा बोलते हैं, उस इस्थमस का हमने नाम दे दिया पनामा। ठीक, ऐसे इस्थमस जो है वो सिर्फ साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाले नहीं है, बहुत सारी जगह पे है। तो अब हर जगह को हम इस्थमस इस्थमस बोलेंगे तो हमको कैसे समझ आएगा कि किन दो की बात हो रही है, तो हम नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वाले को हमने इस्थमस ऑफ पनामा दे दिया, बाकी हर जगह के इस्थमस को हम इस्थमस ऑफ जो भी है वो हम नाम वहां का रख देते हैं। बाकी यहाँ पे अभी नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की बात नहीं की है, यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, दो लैंड मास को जोड़ने वाली जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है उसको क्या कहते हैं, तो सिंपली उसको क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। ठीक, इस्थमस जो है वो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है। अच्छा, स्ट्रेट क्या होता है अभी आपको बताना है ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जब भी आप कुछ कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा में अगर कोई ऑप्शंस दिख रहे हैं कि ऐसी चीज दिख रही है जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो सकता है, तो बिल्कुल उसको मत छोड़ना, उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, हमको उसको भी रिवाइज करते जाना है। मान लो इस्थमस की जगह पे यहाँ पे स्ट्रेट पूछ लेते तो ठीक, तो स्ट्रेट जो है वो आपको बताना है। हिंट में दे देती हूँ, हिंट में दे देती हूँ कि स्ट्रेट कहाँ कहाँ पे मिलता है। एक तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमको स्ट्रेट दिखता है, पाक स्ट्रेट उसका नाम है ना। एक बेरिंग स्ट्रेट भी है जिसकी हमने बात की थी। ठीक, तो हाँ, ये वाले पैसिफिक और जो आर्कटिक ओशन को जो है वो ज्वाइन करता है वो वाला,
है ना। तो ये स्ट्रेट है, तो अब वो क्या कर रहा है, मैंने पूरी की पूरी हिंट दे दी आपको अब ये पैसिफिक और ओशन का नाम लेके भी, तो इसका काम आपको बताना है ना। ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है इससे बस मैंने आपको बता दिया। विच लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोज थ्रू अफ्रीका, अफ्रीका से कौन सी सबसे लंबी रिवर जाती है। अच्छा, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, अगर लॉन्गेस्ट कहा जाए तो लॉन्गेस्ट कैसा होगा, ऐसा, मतलब बहुत लंबा, ठीक है। लेकिन अगर लार्जेस्ट कहा जाए, समझ रहे हो दोनों के बीच में अंतर, ये चौड़ा दिखेगा, है ना, और लॉन्गेस्ट जो है वो लंबाई में ज्यादा दिखेगा। अंतर समझ में आया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, लॉन्गेस्ट रिवर जो अफ्रीका से जाती है वो कौन सी है, तो वो रिवर नाइल है। कौन सी रिवर है, नाइल रिवर है। लेकिन अगर आपसे लार्जेस्ट रिवर पूछ लिया जाए तो वो कौन सी रिवर है, अमेजोन रिवर है। ठीक है, अमेजोन रिवर जो है वो कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर है। ध्यान में अपने को सब रखना है, लॉन्गेस्ट भी लार्जेस्ट भी सब कुछ, ठीक। द इंटरेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर डू नॉट मेक अप द बायोस्फीयर, इनमें से कौन से स्फीयर का अगर इंटरेक्शन होता है तो बायोस्फीयर नहीं बनता। तो देखो बायोस्फीयर के लिए हमको सिर्फ 3 स्फीयर चाहिए, एक तो लिथोस्फीयर, एक एटमॉस्फेयर और एक अपना जो है वो हाइड्रोस्फीयर, ये 3 स्फीयर चाहिए। बाकी अगर कोई चौथा नाम हमको दिखेगा तो हम उसको हटा देंगे। एस्थेनोस्फेयर पहले ही हमको चौथा नाम दिख रहा है तो ये हट जाएगा। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये तीनों हैं, तो ये तीनों मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। एस्थेनोस्फेयर जैसा कुछ कुछ नहीं है, ठीक है, जो बायोस्फीयर बना है। विच इज अर्थ, विच इज द अर्थ एग्जिस्टिंग ऑफ सॉलिड पोर्शन, कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पोर्शन, अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है उसको क्या कहा जाता है, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, लिथोस्फेयर। ऑल ऑफ दीज मत टिक करके आ जाना। एटमॉस्फेयर हवा है ना, और हाइड्रोस्फेयर पानी है, और लिथोस्फेयर जो है वो सॉलिड पोर्शन, यानी कि जिसके ऊपर हम रहते हैं, जो जमीनी हिस्सा है अर्थ का, वो क्या कहलाता है, लिथोस्फेयर। ठीक है, पत्थर वाला जो हिस्सा है। विच इज थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो चलो रिवाइज करते हैं। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है, एशिया है। पूरा जितना भी लैंड मास है उसका 1/3 हिस्सा एशिया कवर करता है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है, बताओ बताओ बताओ। सेकेंड लार्जेस्ट मैं नहीं बताई, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट आपको बताना है कि सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है। हमने 3 पढ़े हैं उसमें, लार्जेस्ट पढ़ा था, सेकेंड लार्जेस्ट पढ़ा था, थर्ड लार्जेस्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका हमको पता है, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट वाला हमको बताया गया था, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब जो सेकंड लार्जेस्ट है वो आपको बताना, तो होमवर्क मैं आपको देते जा रही हूँ, मेरे को कमेंट में दिखना चाहिए, तो फिर कट्टी हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में अगर हम किसकी बात की जा रही है, थर्ड लार्जेस्ट की, तो थर्ड लार्जेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, है ना। सेकंड लार्जेस्ट आपको बताना है। Which of the following is the only continent through which Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn and Equator passes? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। जितने भी कॉन्टिनेंट है सबके थ्रू या तो कैंसर जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जाता है, या फिर इक्वेटर पास होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे क्या है, अपना इक्वेटर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी पास होता है। ठीक है, तो वो, अच्छा कभी भी आप ऐसे इमेजिन करो ना चीजों को लेके, तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप होना चाहिए कि यहाँ पे अफ्रीका है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, इधर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ओशनिया था, नीचे जो है वो एंटार्क्टिका था, इधर एशिया था, और उसके पास में क्या था, यूरोप था। ठीक, आपके दिमाग में पोजीशन भी बिल्कुल वैसे की वैसी होनी चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर आप अफ्रीका देख रहे हो, है ना, तो अफ्रीका जो है वो ऑलमोस्ट सेंटर पे हमको यहाँ पे दिखेगा। तो अब यहाँ से इक्वेटर भी जाएगा,
थोड़ा सा उसका लैंड मास जो है वो हमने देखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा था, है ना, तो उससे जाहिर सी बात है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाएगा, और कुछ हिस्सा जो है वो उसका सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, तो उससे क्या जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाएगा। बाकी तो कोई सा भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है ना, साउथ अमेरिका है तो वो ऑलमोस्ट किसके अंदर है, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उससे जा ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जाता है। नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा ही नहीं सकता। ठीक है, एशिया और यूरोप जो है वहां से भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नहीं जा सकता। ठीक है, और इधर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है तो उससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जा सकता, एंटार्क्टिका तो सबसे नीचे ही है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो ऐसे करके अगर आप इमेजिनेशन रखोगे ना तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों को, आप पिक्टोरियली चीजों को दिमाग में रखो, पिक्चर के रूप में चीजों को दिमाग में रखोगे तो आपका आंसर आपके सवाल में ही होगा और आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अच्छा हो गया ना ये, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, अफ्रीका। ठीक, वेयर इज मोर देन 97% ऑफ वाटर फाउंड इन दी अर्थ, तो ये हमने बात की थी ना कि अर्थ जो है वो पूरा ब्लू प्लेनेट कहलाता है, 71% जो है उसमें पानी है, तो फिर पानी की कमी क्यों है? तो हम कहते हैं कि वो जो 71% का 97% हिस्सा है वो किसमें है, ओशंस में पाया जाता है। अब ओशन में पाया जाता है तो ओशन का पानी तो बहुत खारा है। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि भगवान ने सोचा कि ये तो इंसान है, इनको जरूरत पड़ेगी तो ये ओशन का भी पानी ले लेंगे, फिर उन भगवान के बच्चे जैसे हम हैं वैसे वो एक्वेटिक एनिमल्स भी तो भगवान के ही बच्चे हैं, तो उनको समझ आया कि यार ये एक्वेटिक एनिमल फिर कहाँ रहेंगे, इनकी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इंसान तो क्या है, अपनी प्यास बुझाने के लिए इनको भी मार मुरा देंगे, इनको भी खत्म कर देंगे, जो कि बायोस्फीयर के लिए अच्छा नहीं है। हर एक एलिमेंट और हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना पार्ट प्ले करता है, लेकिन ये ह्यूमंस को नहीं समझ आता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन जब हमको अपनी प्यास बुझानी होती है तो फिर हम किसी का भी गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक, तो भगवान ने सोचा कि नहीं, अपन क्या करते हैं कि ओशन का पानी खारा कर देते हैं, पानी ऐसा कर देते हैं कि ह्यूमंस उसको यूज ही ना कर पाए। ठीक है, तो 97% जो हिस्सा है उसका वो ओशंस के अंदर है फॉर एक्वेटिक लाइफ, तो वो हमारे छेड़छाड़ करने का बिल्कुल भी नहीं है, हमारे काम का ही नहीं है वो। ठीक है, उसको बॉईल भी करेंगे अगर तो वो सॉल्ट बन जाएगा, पानी उसमें हमको नहीं मिलना। ठीक, बाकी जो रिमेनिंग हिस्सा है 2.5%, तो फिर वो भी दूसरी जगह ये अपना ग्लेशियर्स वगैरह में बसा हुआ है, आइस शीट में बसा हुआ है। बाकी जो 1% का हिस्सा है फ्रेश वाटर का, तो वो हमको मिलता है जो भी फैला पड़ा है इधर उधर ही, बहुत ही कम हिस्सा हमको हाथ में आता है, लेकिन फिर भी ठीक ही है, उतने में भी हमारा काम चल ही रहा है ना। तो 97% हिस्सा जो है वो कहाँ पे है भैया, ओशन में है। कहाँ पे है, ओशन में है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज इज, परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सी गैस का है, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का है या कार्बन का है? तो कार्बन तो मैंने बताया था बहुत कम हिस्से में है ना, CO2, और नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हिस्से में अराउंड 71%, ऑक्सीजन जो है वो हमको कुछ 21% के अराउंड दिखता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो किसका है, नाइट्रोजन का है, क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के साथ साथ में जमीन में भी है ना, मतलब वो बहुत ही एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। The water mass of earth including ocean, seas, river, etc. in the atmosphere is called water mass। जैसे अभी हमने solid portion की बात की थी तो वो लिथोस्फीयर था, तो water mass मतलब जिसके अंदर पानी है तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फीयर कहलाता है, तो हाइड्रोस्फीयर ही आएगा आंसर में। ठीक, तो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे खत्म होते हैं आपके MCQ ऑफ द चैप्टर मेजर डोमेन्स एंड ऑफ द अर्थ। ठीक, लैंडफॉर्म वाला चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है पूरी तरीके से, क्योंकि रैशनलाइज कंटेंट आया था उस हिसाब से वो चैप्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है ना, पहले हुआ करता था। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं और पूरा चैप्टर हमने समअप कर लिया है। इसी के साथ में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, कुछ 10 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो उनकी भी हम लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो उसको भी मिस मत कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हो, मुझे लगेगा तो मैं वहीं पे सॉल्व करूंगी, या मुझे लगेगा कि यार इसके ऊपर तो कुछ वीडियो बना दी जा सकती है तो फिर वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं।